हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 एंटी हाइपरटेंसिव का पार्ट 4 पढ़ेंगे। अभी तक हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन के अंदर से डायूरेटिक के बारे में अच्छे से पढ़ा, बीटा ब्लॉकर के बारे में पढ़ा, एसी इनहिबिटर के बारे में अच्छे से पढ़ा, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में अच्छे से पढ़ा था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में पढ़ा, अल्फा ब्लॉकर के बारे में पढ़ा, इनहिबिट सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो के बारे में पढ़ा। आज हम अपनी दो रिमेनिंग जो क्लास है जिसको बोलते हैं वेसोडाइलेटर एंड रेनिन इनहिबिटर, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे वेसोडाइलेटर से। तो वेसोडाइलेटर का मीन्स वो ड्रग जो ब्लड वेसल को डायलेट कर लेगी। जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अंदर 4 सब क्लास है। पहली क्लास है पोटेशियम चैनल ओपनर, दूसरी है एनो रिलीजर, तीसरी है डोपामिन एगोनिस्ट, चौथी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है प्रीवियस क्लास के अंदर। जो पोटेशियम चैनल ओपनर ड्रग है, इसमें ड्रग आती है हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल है और डाइजॉक्साइड। एनो रिलीजर्स के अंदर आती है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, नाइट्रेट और हाइड्रोलाजीन। तो देखना हाइड्रोलाजीन दोनों क्लास के अंदर आती है, पोटेशियम चैनल ओपनर एंड एनो रिलीज के अंदर। और डोपामिन एगोनिस्ट के अंदर फिनोलाडोपाम है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर वेरापामिल, डिल्टियाजेम और डाईहाइड्रोपारिडीन। तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले हम पोटेशियम चैनल ओपनर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पोटेशियम चैनल ओपनर ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन होता है। ये ड्रग क्या करती है, ये पोटेशियम चैनल पे एक्ट करेगी और चैनल को ओपन कर लेगी। जैसे पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा तो पोटेशियम का लेवल सेल के इनसाइड बढ़ जाएगा, जिससे जब भी पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है सेल के इनसाइड तो वो सेल हमेशा रिलैक्स पोजीशन पे आ जाती है। तो अगर ये स्मूथ मसल जैसे कि ब्लड वेसल के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा तो ब्लड वेसल के अंदर रिलैक्सेशन हो जाएगा या फिर वेसोडाइलेशन हो जाएगा। जैसे ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसके अंदर जो ड्रग आती है उनके कुछ करेक्टरिस्टिक देखेंगे। सबसे पहली ड्रग है हाइड्रोलाजीन। तो ये पोटेशियम चैनल ओपनर भी है और एनो रिलीज भी करती है, तो ये दोनों एक्शन देती है। इसके बाद जो ड्रग है, अच्छा, हाइड्रोलाजीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एसिटाइलेशन से होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलाजीन के अंदर NH2 ग्रुप फ्री रहता है। जहाँ भी NH2 ग्रुप फ्री रहता है उसका मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन से होता है। जैसे एक ड्रग है, आपने सुनी होगी आइसोनियाजाइड, उसका भी एसिटाइलेशन होता है। इसके बाद सल्फोनामाइड डेरिवेटिव ड्रग, उनका भी एसिटाइलेशन होता है और हाइड्रोलाजीन का भी एसिटाइलेशन होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिनॉक्सिडिल के बारे में। तो मिनॉक्सिडिल एक प्रो ड्रग है, ये लीवर के अंदर जाएगी सबसे पहले, वहाँ ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी जिसका नाम होता है मिनॉक्सिडिल सल्फेट। तो ये जो मिनॉक्सिडिल सल्फेट है ये कैसे बनी, ये सल्फेट कंजुगेशन से बनी। तो ये आपको याद रखना है। जब ये एक्टिव हो जाएगी तब जाके पोटेशियम चैनल को ओपन करेगी। तो अब इसके बाद इसका एक साइड इफेक्ट है जो है एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, जिसको बोलते हैं हिरूटिज्म। अब ये हिरूटिज्म पहले तो ये साइड इफेक्ट था, अब इसका ये यूज हो गया, इसीलिए ये ड्रग यूज की जाती है एलोपेशिया में। तो एलोपेशिया की बहुत सारी क्रीम्स आती है जो हेयर ग्रोथ को बढ़ाती है, उसके अंदर मिनॉक्सिडिल होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है जिसका नाम है डाइजॉक्साइड। तो डाइजॉक्साइड क्या है, थायराइड डेरिवेटिव क्लास की ड्रग है। मतलब थायराइड डेरिवेटिव क्लास की नहीं है, इसके अंदर जो रिंग स्ट्रक्चर है वो थायराइड जैसा रिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए पोटेशियम चैनल को ओपन भी करेगी और थायराइड की तरह एक्शन देगी। थायराइड ड्रग थी डायूरेटिक की, तो इसका एक्शन डायूरेटिक की तरह भी रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो है एनो रिलीजर्स। एनो मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसके अंदर जो ड्रग आती है जो मैंने आपको बताई सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड है। इसके बाद नाइट्रेट आती है। नाइट्रेट के अंदर भी सब क्लास है जो हम एंजाइना में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आप बस याद रखो नाइट्रेट आती है। इसके बाद हाइड्रोलाजीन भी आती है जो एनो के रिलीज को बढ़ाती है। तो इसका कुछ करेक्टरिस्टिक है इस क्लास की ड्रग के, ये वेरी शॉर्ट एक्टिंग रहती है जैसे सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। हाइपरटेंसी में यूज़ की जाती है इमरजेंसी कंडीशन में ओनली। ये दूसरा ये अनस्टेबल रहती है लाइट के प्रेजेंस में, ये मतलब फोटो सेंसिटिव होती है, लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाती है। तो इसको हम अम्बर ग्लास कंटेनर के अंदर पैक करके रखते हैं। इसके बाद जब हम इसको लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो ये क्या करेगी, ये अपने को डिपेंडेंस कोज करती है और टॉलरेंस भी कोज करती है। ये भी एक ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम इनका मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे। तो नाइट्रेट ड्रग क्या करेगी, अपने जो एंडोथेलियम सेल है उसके अंदर क्या करेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज को बढ़ा देगी। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज बढ़ जाएगा, एनओ बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाएगा अपनी ब्लड वेसल के अंदर, तो एनओ क्या करता है, तो ये जो GTP होती है ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट होती है साइक्लिक GMP में। जब साइक्लिक GMP का लेवल बढ़ जाएगा तो जो अपनी ब्लड वेसल है रिलैक्सेशन पोजीशन में आ जाती है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब जो GTP से CGMP बनता है, GTP से CGMP, तो इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है जिसका नाम है ग्वानाइलेज साइक्लेज।
तो इस एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड करता है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो साइक्लिक जीएमपी बहुत ज़्यादा होगी, साइक्लिक जीएमपी बहुत ज़्यादा होगी तो मायोसिन लाइट चेन है वो ज़्यादा बनेगी, जिससे अपनी क्या होगी, सेल रिलैक्स हो जाएगी। जैसे सेल रिलैक्स होगी तो अपना वैसोडाइलेशन का एक्शन आएगा, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमने पोटेशियम चैनल ओपनर पढ़ लिया वैसोडाइलेटर के अंदर से, और फिर एनो रिलीजर्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद डोपामिन एगोनिस्ट, तो इसके अंदर इसका ड्रग का नाम याद रखो। इसका मैकेनिज्म अभी क्लियर नहीं है कि डोपामिन कैसे ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, वो अभी क्लियर नहीं है। तो अब आप बस ड्रग का नाम याद रखो। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा लिया है। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वैसोडाइलेटर के ऊपर, कि कौन सी ड्रग है जो प्री लोड को कम करेगी, कौन सी ड्रग आफ्टर लोड को कम करेगी, और कौन सी ड्रग दोनों लोड को कम करेगी। अब ये प्री लोड क्या रहता है? तो प्री लोड ये होता है कि ये अपना हार्ट होता है, हार्ट के अंदर वेने कवा होती है, वो ब्लड को लेके आती है। तो ये जो वेने कवा के अंदर जो प्रेशर होता है ना, उसको कम करने वाली ड्रग को क्या बोलेंगे? डिक्रीज द प्री लोड। मतलब जो पहले वाला जो अभी हार्ट के अंदर गया नहीं, उससे पहले ही ब्लड प्रेशर को रिलीज किया, तो वो प्री लोड को कम करेगी। तो वैसी ड्रग जो वेन्स को डायलेट करती है उसको बोलेंगे प्री लोड डिक्रीज करने वाली ड्रग। तो इसके अंदर नाइट्रेट रहती है। आफ्टर लोड में क्या होगा? जब ये अरोटा जो ब्लड को सप्लाई करती है बॉडी के ऑर्गन में, तब जो भी ड्रग अरोटा को डायलेट करेगी उसको बोलते हैं डिक्रीज द आफ्टर लोड। मतलब हार्ट के बाद जो लोड कम करेगी उसको बोलते हैं आफ्टर लोड को कम करने वाली ड्रग। तो इसके अंदर हाइड्रोलाजिन आती है, मिनॉक्सिडिल आती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डाइजॉक्साइड। तो याद रखना पोटेशियम चैनल ओपनर सारी यहीं आती है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यहीं पर आती है। इसके बाद ड्रग डिक्रीज द बोथ, मतलब प्री लोड एंड आफ्टर लोड, इन दोनों को ही क्या करेगी? रिलैक्स करेगी, इन दोनों को ही। तो उसी ड्रग को क्या बोलते हैं? ड्रग डिक्रीज बोथ लोड। तो आर्टरी वेन दोनों पे एक्शन करने वाली ड्रग कौन सी है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, अल्फा ब्लॉकर है, और एसी इनहिबिटर है। तो इनके बस आपको नाम याद रखने हैं। कभी बार क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी ड्रग प्री लोड को कम करती है, कौन सी ड्रग आफ्टर लोड को कम करती है। तो आपको क्लास का नाम याद रहेगा तो आप आंसर इजीली कर सकते हो क्वेश्चंस को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो है रेनिन इनहिबिटर। तो मैंने आपको एंजियोटेंसिन साइकिल में बताया था, सबसे पहले किडनी से रिलीज होता है रेनिन एंजाइम। वो क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। फिर वो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, फिर वो अपने रिसेप्टर पर बाइंड होता है, एल्डोस्टेरोन बनता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है किस तरह सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो रेनिन इनहिबिटर ड्रग क्या करेगी? रेनिन के रिलीज को ही रोक देगी, या रेनिन जिस रिसेप्टर पर बाइंड होता है उसी को ही ब्लॉक कर लेगी। तो ये रेनिन इनहिबिटर ड्रग है। तो इसमें ड्रग का नाम याद रख लो। आजकल क्वेश्चन सिर्फ रेनिन इनहिबिटर के ड्रग के बारे में पूछा जाता है। तो ये एलिसकिरेन, दूसरा है रेमिकिरेन। तो ये पहली वाली ड्रग है एलिसकिरेन, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाम याद रख लो। ये क्या करेगी? इनहिबिट करेगी इस एंजाइम को, जिससे एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, और पूरा ये साइकिल सिस्टम रुक जाएगा, जिससे सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और ब्लड वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। और यूज ये ओरली दिया जाता है ये ड्रग को, और ये क्रोनिक हाइपरटेंशन में यूज की जाती है। तो फाइनली हमने सारी क्लास पढ़ ली हाइपरटेंशन की। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं क्या करूंगा? ड्रग के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, कौन से ड्रग के स्ट्रक्चर में कौन सा रिंग सिस्टम रहता है। इसके बाद इमरजेंसी में कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, और कुछ और करेक्टरिस्टिक है जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। थैंक यू।